Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम कवर करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के सेकेंड पार्ट को, जिसमें हम स्टडी करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन को, मोमेंटम को एंड न्यूटन के सेकेंड लॉ को। तो सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इनर्शिया का मतलब क्या था। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करती है। मतलब कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी तब तक जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करी जाए। ठीक है। अब इनर्शिया के दो लॉ होते थे, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता था, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा अनटिल जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। जैसे कि हमने वो बस वाला एग्जांपल लिया था, वैसे ही सेम इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करी जाए। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल भी लिया था आइस हॉकी का। आइस हॉकी में क्या होता है, अ हॉकी पक विल कंटिन्यू टू स्लाइड अक्रॉस द आइस अंटिल एक्टेड अपॉन एन आउटसाइड द फोर्स। जैसे आप हॉकी खेलते हो, आइस हॉकी खेलते हो, आइस हॉकी में क्या होता है, जैसे आप उस हॉकी को उसके कॉइन पे मारते हो, ठीक है, कॉइन मान लो या बॉल मान लो, ठीक है, जब भी आप उस पे मारते हो तो वो क्या होता है, अब आइस हॉकी का जो सरफेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, उस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उसका जो हॉकी का वो जो पक होता है, वो जो कॉइन होता है, वो जो बॉल होती है, वो क्या करती है, कॉन्टिन्यू टू स्लाइड, वो स्लाइड करती रहती है जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती। ठीक है, वो मोशन में ही रहती है जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती। तो यही होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। देखो, इनर्शिया के बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल, जो कि क्या है, जैसे व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि कैसे एक जो पर्सन है बस में खड़ा है, ठीक है, मतलब कोई भी जना है वो बस में खड़ा है, वो पीछे की तरफ चला जाता है जैसे ही बस स्टार्ट होती है। मतलब जैसे ही बस स्टार्ट होती है वो बंदा वो क्या होता है, पीछे की तरफ चला जाता है और उसके पैर आगे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, बस में क्या होता है, आप जैसे खड़े होते हो बस में, ठीक है, आप खड़े होते हो बस में तो आपके जो पैर है वो पूरे बस के कांटेक्ट के साथ आते हैं। ठीक है। तो जैसे बस चलती है तो बस के साथ आपके पैर भी आगे बढ़ते हैं, जैसे बस आगे बढ़ती है तो बस के साथ आपके पैर भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है उसमें क्या है, उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है, आपकी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहिए, उसमें इनर्शिया है। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या होती है, वो बैकवर्ड जाती है। एक्चुअली वैसे आपकी जो बॉडी है ना वो बैकवर्ड नहीं जाती, आपके पैर बस के साथ आके जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। तो व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग द लेग्स ऑफ द पर्सन मूव विद द बस, मतलब जो लेग्स है पर्सन की वो बस के साथ ही मूव करती हैं, लेकिन जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो रेस्ट पे ही रहता है। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जैसे हम गाड़ियों में बैठते हैं तो वहाँ पे सीट बेल्ट्स का यूज करते हैं। अब वहाँ पे सीट बेल्ट्स का यूज क्यों करते हैं, वाई आर सीट बेल्ट्स यूज्ड इन कार एंड अदर व्हीकल, सीट बेल्ट्स का यूज क्यों करा जाता है? तो सीट बेल्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे लगता है इनर्शिया ऑफ मोशन। कैसे, जैसे आप कार में बैठे हुए हो, ठीक है, कार चल रही है, आप चल रहे हो, एकदम से कार ने ब्रेक मारी, कार आ गई रेस्ट की स्टेट पे, लेकिन और आप क्या होते हो, एकदम जब आप बैठे हुए होते हो एकदम कैसे आगे की तरफ झुक जाते हो, कहीं आपका सर जो है वो उस पर लग ना जाए। ठीक है, आगे वाली वो जो जगह होती है वहाँ पे आपका जो सर है वो लग ना जाए, इसकी वजह से ही वहाँ पे सीट बेल्ट का यूज करा जाता है, ताकि सीट बेल्ट आपको आगे आगे गिरने से रोक ले। ठीक है, सीट बेल्ट्स आर प्रिवेंट पैसेंजर फ्रॉम बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड इन केस ऑफ सर्टन ब्रेकिंग और एन एक्सीडेंट, मतलब किसी भी एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए। व्हेन द व्हीकल स्टॉप सडनली पैसेंजर टेंड टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया, मतलब जो पर्सन होता है वो इनर्शिया की वजह से कहाँ आ जाता है, आगे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तब पर्सन की बॉडी में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है ना, वहां पे बॉडी में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो जैसे कार आगे जा रही होती है तो पर्सन की बॉडी भी आगे जा रही होती है। सडनली कार ने ब्रेक मार दी, लेकिन अब जो बॉडी है वो तो मोशन की तरफ ही रहेगी, तो आप क्या होता है, एकदम आगे की तरफ झुक जाते हो। ठीक है, इसीलिए कोई भी चोट वहां पे ना लगे, कोई इंजरी ना हो, इसीलिए वहां पे किस चीज का यूज करा जाता है, सीट बेल्ट का यूज करा जाता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है व्हाई डू वी गिव टू वेट क्लॉथ बिफोर, व्हाई डू वी जर्क, यहाँ पे जर्क आएगा, व्हाई डू वी गिव जर्क्स टू वेट क्लॉथ बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई। मतलब जब हम जो गीले कपड़े होते हैं उनको सुखाने से पहले कैसे उनको झाड़ते हैं, जर्क करते हैं उनको, अब ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, जैसे हम कपड़ों को धोते हैं, मतलब कपड़ों को धो दिया, जब हम उनको सुखाते हैं ना, कपड़ों में क्या होता है, वाटर होता है, मतलब उसी को सुखाने के लिए कपड़े सुखा रहे हैं, ठीक है। तो कपड़ों में जो पानी होता है ना, वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। मान लो ये कपड़े हैं, कपड़ों पे जो पानी है वो किस पे है, रेस्ट पे है। अब वो किस में रहना चाहेंगे, वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो जैसे आप उन कपड़ों को झाड़ रहे हो, जैसे आप उनको कपड़ों को जर्क कर रहे हो, तो आप उन पे क्या लगा रहे हो, कोई फोर्स लगा रहे हो कपड़ों पे, ठीक है। तो आप जब उनको झाड़ रहे हो ना, तो ये तो मोशन में नहीं जाएंगे, तो ये कपड़ों की जो ड्रॉपलेट होती है ना, ये जो वाटर की जो ड्रॉपलेट होती है ना, ये क्या होते हैं, कपड़ों से गिर जाते हैं। ये कपड़ों से गिर जाते हैं किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ये अपने इनर्शिया की वजह से रेस्ट की पोजीशन पे ही रहते हैं। लेकिन जैसे आप इनको जर्क करते हो कपड़ों को, तो ये जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है वो उस कपड़ों से गिर जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटी। एंड ये किसका एग्जाम्पल है, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। नेक्स्ट देखो, वाई डज द कॉइन फॉल इनटू द ग्लास टम्बलर व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड अवे। अब जैसे देखो, आप क्या करना है, एक ग्लास लो, ठीक है, एक ग्लास लो और उसके ऊपर रख दो एक कार्डबोर्ड, एक ग्लास लो उसके ऊपर रख दो एक कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के ऊपर रखो एक कॉइन। और कार्डबोर्ड को क्या करना, आप जोर से फोर्स लगा के खींच लेना। जैसे ही आप कार्डबोर्ड को जोर से फोर्स लगा के खींचोगे, अब ये कॉइन है, कॉइन किस पे है, अभी रेस्ट पोजीशन पे है, तो कॉइन पे क्या लग रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है। कॉइन बोल रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं तो रेस्ट पे ही रहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इनर्शिया का कौन सा लॉ है, ये इनर्शिया का इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला लॉ है, ठीक है, कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इस कार्डबोर्ड को खींच लोगे ना, तो ये तो मोशन में नहीं आएगा, कॉइन मोशन में नहीं आएगा, बिकॉज कॉइन किस पे है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, ठीक है। तो कॉइन ग्रेविटी की वजह से ग्लास में गिर जाएगा, लेकिन वो कार्डबोर्ड के साथ मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। चाहे ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन अ फुटबॉल एंड अ रॉक ऑफ सेम साइज विच विल हैव मोर इनर्शिया। मतलब एक फुटबॉल है और आपके पास एक पत्थर है, एक फुटबॉल है और एक पत्थर है, दोनों का साइज जो है वो सेम है, तो किसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया का पहली बात देखो, इनर्शिया क्या था, इनर्शिया का मतलब है जितना ज्यादा मास होगा, इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। तो फुटबॉल एंड रॉक में से किसका मास सबसे ज्यादा है, किसका वेट ज्यादा है, फुटबॉल का या रॉक का? ऑब्वियसली बात है, रॉक का वेट ज्यादा है, रॉक का मास ज्यादा है, तो यहाँ पे रॉक का मास ज्यादा है, तो इनर्शिया भी किस पे ज्यादा लगेगा, रॉक पे ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रॉक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आपको आते हैं। अब हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो देखो, मोमेंटम का सिंपली मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना इम्पैक्ट डाल रही है, उस पे उसके ऊपर कितना प्रेशर डाल रही है, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। मोमेंटम जो होता है ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन, ये एक मोशन की ही क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, वेलोसिटी एंड मास का प्रोडक्ट होता है, और उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी इन द सेंस इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, P इक्वल्स टू m इंटू वी। P का मतलब क्या होता है, मोमेंटम होता है, m का मतलब क्या होता है, मास होता है, v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होती है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जैसे मास है, मास की SI यूनिट क्या होती है, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। देखो, अगर हम किसी भी चीज का वेट निकालते हैं, किसी भी चीज का मास निकालते हैं, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड होती है। तो पूरी मोमेंटम की SI यूनिट कैसे निकलेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसी तरीके से आप बाकी के यूनिट्स की भी क्या निकाल सकते हो, SI यूनिट्स को निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये चीज दे रखी है, P इक्वल्स टू m इंटू वी। P का यहाँ पे मतलब है, P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m के, मतलब
मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर इधर वाली चीज बढ़ेगी तो इधर वाली चीज भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा। इसके बेस पे काफी सारे एग्जाम्पल्स, काफी सारे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। और मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेलोसिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर मोमेंटम कम होगा तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, उसका मास भी कम होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखो, जैसे अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर फ्रॉम अ गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी। मतलब जब एक छोटी सी बुलेट होती है, मतलब जैसे गन से कोई मतलब कोई बंदा है वो फायर करता है, तो कैसे वो किसी भी जने को क्या करती है, मार देती है। वो छोटी सी बंदूक की जो गोली होती है, छोटी सी गन की जो गोली होती है, वो कैसे एक पूरे के पूरे पर्सन को मार देती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो वो उसका मास काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। लेकिन जो वो गन से निकली हुई गोली होती है ना, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। उस बुलेट की जो वेलोसिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जैसे वो पर्सन पे टकराती है और वो पूरा का पूरा बंदा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि उसका मोमेंटम ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे वो बंदूक से निकली और वो एक बंदे को हिट करी और उसने पूरे के पूरे बंदे को खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। देखो इस पे आपको एग्जाम पे क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑफ मास 0.02 किलोग्राम मूविंग विथ 1000 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है बुलेट का जिसका मास है 0.02 किलोग्राम और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1000 मीटर पर सेकेंड से। तो देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है, 0.02 इंटू में 1000, ठीक है। तो यहाँ से अगर डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम इस तरीके से क्या करते हैं, मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं, और इसके बेस पे भी काफी सारे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आते हैं। उसके बाद देखो एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे अ ट्रक मूविंग विद वेरी स्मॉल स्पीड। अब एक ट्रक है, अगर वो बहुत कम स्पीड से भी मूव करता है तो भी वो एक बंदे को मार सकता है, ठीक है। जैसे रोड एक्सीडेंट में भी आपने देखा होगा कैसे एक ट्रक से कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बंदा मर जाता है ना। तो क्या होता है कि अगर ट्रक की स्पीड जो है वो भी धीरे है तो भी एक बंदा मर जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ट्रक का यहाँ पे मास बहुत ज्यादा होता है। ट्रक का मास मतलब ट्रक का जो वेट होता है ना, ट्रक का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे बंदे को भी खत्म कर देता है, ठीक है। ट्रक का मास ज्यादा है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मोमेंटम ज्यादा है। मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है, तभी वो पूरे के पूरे बंदे को खत्म कर पा रहा है, ठीक है। तभी वो जो ट्रक है अगर स्मॉल स्पीड से भी मतलब कम स्पीड से भी जा रहा है तो भी वो एक पर्सन को किल कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ना वो मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ सिंपल है कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, कि अगर मोमेंटम में जितना भी चेंज आ रहा है वो पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। तो देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका रेट ऑफ मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, किसके, अनबैलेंस फोर्स के, ठीक है। एंड द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और मतलब वो जो भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस पूरे के पूरे लॉ का सिंपल सा मतलब है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कि मतलब मोमेंटम में कितना भी चेंज आ रहा है। अब देखो यहाँ से इस वाले न्यूटन के सेकेंड लॉ में ना डेरिवेशन है एक फॉर्मूले की, ठीक है, जो कि क्या है, F इक्वल्स टू एम में। मतलब यहाँ से हमने एक फोर्स के फॉर्मूले को डिराइव करना है जो कि क्या है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द हायर क्लासेस, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखो जहाँ पे भी फिजिक्स में रेट लगा हो, जहाँ पे भी फिजिक्स में रेट लगा होता है तो आपको उसको डिवाइड करना होता है टाइम से,
जहाँ पे भी फिजिक्स में कोई भी चीज़ दे रखी हो और उसके साथ उसका रेट दे रखा हो, तो इसका मतलब कि क्या है, हमें उसको टाइम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसको हमने डिवाइड कर दिया टाइम से। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म लग जाती है जिसको हम क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। ऐसी बहुत सारी कांस्टेंट टर्म होती है, हर किसी चीज़ के लिए अलग अलग को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, के यूज़ करा है, ठीक है। तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह क्या लग गया, के लग गया, इज इक्वल्स टू के चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू यूनिवर्सली क्या है, 1 है। अब चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था मोमेंटम का, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू में वेलोसिटी। अब मोमेंटम में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी आ रही है और एक उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ रही है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी वो क्या है, उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब है कि अब अगर अभी ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, फाइनल में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ गया, तो ये हमारी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है, जैसे कि हमने मोशन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से mv माइनस mu। अब यहाँ पे mv माइनस mu क्यों आया, क्योंकि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किस में आएगा, mv माइनस mu में। अगर यहाँ पे अकेला मोमेंटम लिखा होता है ना, तब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता p इक्वल्स टू mv वाला, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट mv लग जाता है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम दे रखा है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करना है और उसको टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ से आपने क्या करना है, दोनों में मास कॉमन है, ठीक है। v माइनस mu में मास कॉमन है, तो आपको मास को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। जब आप मास को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन में टाइम का t आ जाएगा। अब देखो ये v माइनस यू अपॉन में t क्या है, ये v माइनस यू अपॉन में t क्या है, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कैसे कि देखो v माइनस यू का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी एंड अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम इस पूरे की जगह क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होता है, जो कि क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।